करिकुलर कंटेंट। करिकुलर कंटेंट किसे कहते हैं? जब भी कोई करिकुलम बनाया जाता है तो उस करिकुलम के अंदर सिलेबस को इंक्लूड किया जाता है। उस सिलेबस के अंदर बताया जाता है कि बच्चे को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। मिसाल के तौर पर एक करिकुलम बनाया गया है और उसके अंदर इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है कि बच्चे को सेल साइकिल पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे सेल साइकिल पढ़ेंगे तो इससे बच्चों को क्या मिलेगा? नॉलेज मिलेगा, उनको इल्म मिलेगा। फिर अब सेल साइकिल के रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी इंक्लूड करवाए जाएंगे, जैसे कि उसके अंदर अनियन के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा और जिसके ज़रिए बच्चे जो है माइटोसिस को और म्योसिस को देख सकेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। तो जो एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा ये बच्चों को क्या प्रोवाइड करेगा? ये स्किल्स प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब है करिकुलर कंटेंट किसे कहते हैं? करिकुलर कंटेंट के अंदर नॉलेज कंटेंट को और स्किल्स कंटेंट को इंक्लूड किया जाता है। आसान अल्फाज में एक स्कूल के अंदर बच्चे को जो कुछ भी पढ़ाया जाता है इसे करिकुलर कंटेंट कहा जाता है। करिकुलर कंटेंट इज़ द टोटलिटी ऑफ व्हाट इज़ टू बी टॉट इन अ स्कूल सिस्टम। लेवल्स ऑफ कंटेंट एंड देयर फंक्शन। हिल्डा टैबा एक खतून थी, इसने करिकुलर कंटेंट के तकरीबन 3 लेवल्स दिए। वो 3 लेवल्स कौन कौन से हैं? स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड प्रोसेसेस, बेसिक आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स के अंदर 2 यहाँ पर आते हैं लेवल्स, एक है डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर और दूसरा है नॉर्मेटिव सब्जेक्ट मैटर। पहला लेवल है स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड प्रोसेसेस। फैक्ट्स किसे कहते हैं? फैक्ट्स इज़ अ रियल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फैक्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम लोग ये कहें कि बुर्ज खलीफा की कितनी हाइट है, तो बुर्ज खलीफा की 828 मीटर हाइट है और हम लोग इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यही एग्जैक्टली इसकी हाइट है। कोई भी बंदा इसको मेजर करे तो इतनी ही इसकी हाइट आएगी। अगर हम लोग ये कहें कि दुनिया का सबसे लंबा दरिया कौन सा है, तो वो दरिया नील होगा। इसका मतलब है दरिया नील की जितनी भी लेंथ है हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते, वो जितनी भी है वो उतनी ही रहेगी। फिर दुनिया का जो हाईएस्ट माउंटेन है वो कौन सा है? वो है माउंट एवरेस्ट। तो फैक्ट्स ऐसे इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। इसको आप ऊपर आप लोग जितनी भी मर्जी महारत हासिल कर लें, आप लोग इससे कोई नया नॉलेज जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। फैक्ट्स जो है वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे कि वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो कब हुई थी, उसकी जो डेट है वही रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। इसके अलावा जो फैक्ट्स होते हैं ये इसका सिर्फ ये फ़ायदा हो सकता है कि अगर हम लोग अपने आइडियाज़ को डेवलप करना चाहते हैं तो ये इसके लिए हम लोगों को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा। इसके बाद है यहाँ पर प्रोसेस। प्रोसेस किसे कहते हैं? जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स के अंदर इस चीज़ को डिस्कस करें कि अगर वो कोई भी फूड लेते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट है या फिर प्रोटीन बेस्ड डाइट है या फिर ये लिपिड बेस्ड डाइट है, तो उसके डाइजेशन का क्या प्रोसेस है, इसे कहते हैं यहाँ पर प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर एंजाइम्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे इसकी डाइजेशन के लिए, और फूड सबसे पहले कहाँ पर जाएगी और फिर दैन जो फर्दर कैसे मूव करेगी। इसके बाद इसके अंदर आता है बेसिक आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स। आइडियाज़ किसे कहते हैं? आइडियाज़ का मतलब होता है थॉट और प्लान, यानी कि कोई भी सोच है या फिर आप कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में कोई प्लान वगैरह करते हैं। इसके अलावा साथ इसके कुछ असूल वगैरह भी होते हैं। बेसिक आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल की एग्जांपल कुछ इस तरह से, अगर हम लोग ह्यूमन कल्चर और जो नेचुरल इन्वायरमेंट है इसके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करें, देखा जाए तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हम लोगों को कौन सी चीज़ प्रोवाइड करता है। हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पौधे भी हैं, यहाँ पर जानवर भी हैं। तो पौधे हमें क्या फ्राहम करते हैं? ये हम लोगों को खुराक फ्राहम करते हैं। इसके अलावा ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं और हम लोगों को फूड प्रोवाइड करते हैं। एज अ रिटर्न जो है हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स हम लोग अपने इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट किया जिसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है इसको नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं, यहाँ पर पौधों की जितनी भी किस्में हैं वो भी ख़त्म हो रही हैं। बेसिक आइडियाज़ एंड प्रिंसिपल्स के अंदर ऐसे फैक्ट्स आते हैं जिसको हम लोग एक बार समझ लें तो ये मज़ीद कुछ फिनोमेना जो होते हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने ह्यूमन बींग्स और उनके जो इन्वायरमेंट है इसके दरमियान रिलेशनशिप को देखा कि इन्वायरमेंट का क्या असर होता है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, और ह्यूमन ने जो इन्वायरमेंट के साथ क्या सलूक किया। इससे हम लोगों को फिर क्या पता चलता है मज़ीद, मतलब किस चीज़ का आइडिया मिलता है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्पीशीज़ हैं जैसे कि डायनासोर्स वगैरह है, उनकी एक्सटेंशन की क्या वजूहत है? उनकी एक्सटेंशन की ये वजूहत है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ? वो ह्यूमन बींग्स की वजह से हुआ था। नॉलेज का थर्ड लेवल है यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स। अक्सर हम लोग ने देखा है कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं? आइडिया को कहते हैं। बुक्स के अंदर कुछ आइडियाज़ वगैरह दिए गए होते हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी का क्या आइडिया है। अगर आप मैथ को स्टडी करते हैं तो मैथ के अंदर आपको एसेट के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा आपको इंटीजर्स के बारे में बताया जाता है। बाय के अंदर आप लोग देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो टॉपिक्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करवाया जाता है, जैसे कि सेल साइकिल है उसके बारे में आपके आइडियाज़ वगैरह डेवलप करते हैं, और इस तरह एंजाइम्स के बारे में आइडियाज़ डेवलप करते हैं। आपको फिर पता चलता है कि मज़ीद सेल जो है वो कैसे डिवाइड करता है, और फिर एवोल्यूशन के बारे में भी आपको आइडियाज़ होते हैं। कॉन्सेप्ट के अंदर देखा जाए तो 2 चीज़ें इसके अंदर आती हैं, डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर और सेकंड है यहाँ पर नॉर्मेटिव सब्जेक्ट मैटर।
अगर हम लोग डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर को देखें तो इसके अंदर तकरीबन 2 चीज़ें आती हैं। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक यहाँ पर आता है फैक्ट्स और दूसरा यहाँ पर आता है प्रिंसिपल, यानी कि फैक्ट्स प्लस जो प्रिंसिपल्स हैं ये आते हैं डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर के अंदर। डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर के अंदर हम लोग फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स की जो नेचुरल डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में बताते हैं। फैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम लोग जंग अज़ीम की बात करें, जंग अज़ीम अव्वल की या फिर दोम की बात करें, तो हम लोग इसके अंदर बारे में ये कहते हैं कि ये सबसे पहले कैसे शुरू हुई थी, किस जगह पर हुई थी और कब शुरू हुई थी और इसके अंदर क्या कुछ हुआ था। ये वाला तो जितनी भी ये चीज़ें आई थी, जंग अज़ीम कब शुरू हुई या फिर कितने लोग इसके अंदर मारे गए, ये सारी फैक्ट्स हैं। जितने भी लोग चाहे उसके अंदर मारे गए थे, हम लोग उनकी तादाद को चेंज नहीं कर सकते, वो हकीकत थी जो कि हम लोग इसके अंदर बयान करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग प्लांट्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एनिमल के सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेलिस होती हैं, तो उन ऑर्गेनेलिस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जो भी वहाँ पर ऑर्गेनेलिस हैं वो एक हकीकत में बयान की जा रही है कि ये चीज़ें मौजूद हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर आता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स के अंदर देखा जाए तो थ्योरी प्लस लाज। अक्सर हमने देखा है बुक्स के अंदर हम लोग थ्योरीज़ वगैरह भी पढ़ते हैं और लाज वगैरह भी पढ़ते हैं। तो थ्योरीज़ और लाज जो हैं ये किसके अंदर आते हैं? डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट मैटर के अंदर, जो कि किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है। किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है? फैक्ट्स के बारे में भी और प्रिंसिपल्स के बारे में भी। सेकेंड इसका पार्ट है कॉन्सेप्ट का नॉर्मेटिव सब्जेक्ट मैटर। नॉर्मेटिव सब्जेक्ट मैटर किसे कहते हैं? ये कुछ असूल वगैरह जो है उनके वो मेजर करते हैं, उसको डिटरमिन करता है। कुछ स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं उनको ये मेजर करता है। ये कौन से स्टैंडर्ड्स को मेजर करता है? जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लोगों को वो ये पता है कि अर्थक्वेक यानी कि ज़ल्ज़ला वगैरह कैसे आता है। अब हम लोग ये मेजर करना चाहते हैं कि ज़ल्ज़ला क्या जो अब किसी जगह पर तबाही मचाए, क्या ये दोबारा भी कभी आ सकता है? तो इसके लिए हम लोग रिक्टर स्केल के ऊपर मेजर करते हैं। तो रिक्टर स्केल क्या होता है? ये एक लिहाज से देखा जाए रिक्टर स्केल जो है एक स्टैंडर्ड होता है। इसके ज़रिए हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं कि कितनी मैग्नीट्यूड का ज़ल्ज़ला आया था। हम लोग मज़ीद गहराई के अंदर जान सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देख सकते हैं कि अगर न्यूक्लियर वारफेयर हुई थी तो हम लोग इससे पता चला सकते हैं कि अगर मज़ीद न्यूक्लियर वारफेयर हुई तो इससे जो पूरी दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। तो नॉर्मेटिव सब्जेक्ट मैटर के अंदर हम लोग मज़ीद किसी चीज़ के बारे में गहराई से जान सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली तुर्की में देखा जाए तो ज़ल्ज़ला आया था। पाकिस्तान में भी उतनी ही मैग्नीट्यूड का ज़ल्ज़ला एक बार आया था, लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान में नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तुर्की के अंदर नुकसान हुआ था। इसकी वजह क्या थी? क्योंकि तुर्की का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो हम लोग ये कह देते हैं कि अगर इतनी मैग्नीट्यूड का जो ज़ल्ज़ला आएगा तो इससे बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स हो जाती हैं, लेकिन देखा जाए तो तुर्की के अंदर वो कोलैप्स हो गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो कोलैप्स नहीं हुई। इसका मतलब हम लोग एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि अगर इतनी मैग्नीट्यूड का ज़ल्ज़ला आएगा तो इससे ये वाला जाने वाली जो है नुकसान हो सकता है। द नीड फॉर सिलेक्शन, यानी कि हम लोगों को करिकुलम कंटेंट को सिलेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। जैसा कि हमें पता है कि हर एक बच्चे की एज में भी डिफरेंस होता है, उसकी मेंटल एबिलिटी में भी डिफरेंस होता है। तो हर बच्चे की एज और इसकी मेंटल एबिलिटी के लिहाज से ही करिकुलम कंटेंट को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि अगर 5th क्लास के बच्चे होते हैं, उनका जो करिकुलम कंटेंट है वो कुछ और होता है। मैट्रिक के बच्चों का करिकुलम कंटेंट कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर हम लोग FSC के स्टूडेंट्स का देखते हैं तो उनका जो करिकुलम कंटेंट होता है वो कुछ और थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस तरह करिकुलम के कंटेंट जो है पहले आसान होते हैं और बाद में आहिस्ता आहिस्ता से वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि पहले जो बच्चे होते हैं उनकी जो एज होती है वो कम होती है, उनकी मेंटल एबिलिटी कम होती है, इसलिए उनकी एज और मेंटल एबिलिटी के लिहाज से ही करिकुलम के कंटेंट को डिज़ाइन किया जाता है। और जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो उनकी एज के लिहाज से जो कंटेंट होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोगों को देखना होता है कि जो इस करिकुलम कंटेंट की हम लोग सिलेक्शन करने जा रहे हैं, हम लोग ने देखना है कि वो कंटेंट किस उम्र के बच्चे को पढ़ाया जाएगा। अगर 5th क्लास के बच्चे हैं जो है उनको पढ़ाया जाएगा तो हम लोगों को पता होता है कि 5th क्लास के बच्चों की एज जो है वो कितने से कितने तक होती है, तो उसके लिहाज से हम लोग करिकुलम कंटेंट की सिलेक्शन करते हैं। प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्टिंग करिकुलम कंटेंट, करिकुलम के कंटेंट को हम लोगों ने सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट करने के लिए कुछ असूलों को देखना चाहिए। और वो असूल कौन कौन से हैं? प्रमोटिंग इस्लामिक आइडियोलॉजी, यानी कि जो करिकुलम कंटेंट इंक्लूड किया जा रहा है कि क्या वो इस्लामिक आइडियोलॉजी यानी कि इस्लामी जो नज़रियात है उसको फ़रोग दे रहे हैं। डेवलपिंग सोशल अंडरस्टैंडिंग, जो समाजी सूझबूझ है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। प्रमोटिंग मैक्सिमम पर्सनल डेवलपमेंट, जो एक बच्चा है उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो इसके ज़रिए। प्रमोटिंग कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर है लफ्ज़ एक्सपीरियंस। जैसे कि बच्चे अगर 10th क्लास के अंदर किसी टॉपिक को पढ़ते हैं और बाद में वो FSC में जाकर पढ़ते हैं तो बच्चे का एक्सपीरियंस हो जाता है कि 9th में भी मैंने ये वाला प्रैक्टिकल किया था और आगे जो है मैं FSC में भी ये वाला मैंने प्रैक्टिकल किया था। इससे बच्चे का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो करिकुलम कंटेंट इस किस्म का होना चाहिए कि ये बच्चे के एक्सपीरियंस को भी प्रमोट करे। प्रोवाइडिंग फॉर एजुकेशनल एम्स,
फिर हम लोग जब अपने तलीमी मकासद सामने रखते हैं तो तलीमी मकासद को सामने रख कर ही हम लोग करिकुलम कंटेंट को डिज़ाइन करते हैं। तो हमने ये देखना है कि जिस कंटेंट को हम लोग शामिल करने चाह रहे हैं कि क्या वो हमारे तलीमी मकासद को पूरा करने चाह रहा है या फिर नहीं। तो हमने अपने तलीमी मकासद को ही मद्देनज़र रखते हुए अपने करिकुलम कंटेंट की सिलेक्शन करनी होती है। क्राइटेरिया फॉर कंटेंट सिलेक्शन, कंटेंट की सिलेक्शन के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया है। इसके अंदर जो पहला सवाल हम लोग उठाते हैं वो ये है, डज करिकुलम कंटेंट रिफ्लेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक वैल्यूज़ एंड टीचिंग्स, कि क्या करिकुलम का जो कंटेंट है ये इस्लामी इक़दार और तालीमात की अक्कासी करता है। डज कंटेंट कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, कि क्या जो कंटेंट है वो इस्लामी माशरे की जो नशोनुमा है और उसकी जो तरक्की है उसमें उसको कंट्रीब्यूट करता है या नहीं। इज़ कंटेंट यूज़फुल, जो कंटेंट बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि क्या वो कंटेंट उनके लिए मुफीद भी है या नहीं। इज़ द कंटेंट इंटरेस्टिंग टू लर्नर्स, और जो कंटेंट इंक्लूड किया जा रहा है वो बच्चों के लिए दिलचस्पी का हामिल भी है या नहीं, क्योंकि जो कंटेंट इंक्लूड किया जाता है वो बच्चों के लिए उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। इस किस्म की एक्टिविटीज़ उसमें रखनी चाहिए कि बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें और उन्हें जो है एक इंटरेस्ट उनका डेवलप हो सके। इसके अलावा कुछ क्राइटेरिया थे जो कि निकोल और जो निकोलस था उसने डेवलप किया, और वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। इन्होंने 4 क्राइटेरिया डेवलप किए थे। क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी, क्राइटेरियन ऑफ सिग्निफिकेंस, क्राइटेरियन ऑफ इंटरेस्ट एंड क्राइटेरियन ऑफ लर्नेबिलिटी। पहला है यहाँ पर क्राइटेरियन ऑफ वैलिडिटी। जैसे कि हम लोग टेस्ट की वैलिडिटी को चेक करते थे कि एक टेस्ट को बनाया गया है और उस टेस्ट को बनाने का मकसद ये है कि ये बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है या उसके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करता है। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि क्या वाकई इस टेस्ट ने बच्चे की मेंटल एबिलिटी को यानी कि उसका जो इंटेलिजेंस लेवल था उसको चेक किया है या नहीं। यहाँ पर क्राइटेरियन ऑफ वैलिडिटी देखनी है किस लिहाज से, हमने अपने करिकुलम के कॉन्टेंट के लिहाज से देखनी है। यहाँ पर हमने देखना है कि क्या जो हमने अपना एम बनाया था कि ये वाली चीज़ को हम लोगों ने अचीव करना है, तो उस एम को मद्देनज़र रखते हुए हमने जिस कंटेंट को शामिल किया कि क्या वो कंटेंट वाकई उस चीज़ को पूरा कर रहा है या नहीं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लोग एक टॉपिक लिखें कि रिलेशनशिप हो बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट, के मैन और इन्वायरमेंट के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, ये वाला हमने अपना कंटेंट इंक्लूड किया। और उस कंटेंट के अंदर जो भी हम लोगों ने मटीरियल वगैरह लिखा है उसके अंदर मैन और इन्वायरमेंट के दरमियान कोई रिलेशनशिप बताया ही ना गया हो। इसका मतलब है कि वो जो कंटेंट हमने इंक्लूड किया था वो बिल्कुल गलत था, उसकी जो वैलिडिटी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी, यानी कि उस कंटेंट की कोई वैलिडिटी ही नहीं है। किस लिहाज से, क्योंकि उसने मैन और इन्वायरमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप था उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया, बल्कि कुछ और ही बातें उसके अंदर डिस्कस कर दी थी। तो क्राइटेरियन ऑफ वैलिडिटी का क्या मतलब है कि एक टॉपिक हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उस टॉपिक की स्टेटमेंट्स हम लोगों को पता चल जाता है कि इसके अंदर फ़लाँ चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। तो अगर उस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोगों को ने ये देखा कि इस किस्म की तो कोई चीज़ डिस्कस ही नहीं हुई, इसका मतलब है उस क्राइटेरिया की कोई वैलिडिटी नहीं है, यानी उस कॉन्टेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है। सेकंड यहाँ पर आता है क्राइटेरियन ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस किसे कहते हैं, अहमियत को, यानी कि बच्चे को जो करिकुलम कंटेंट पढ़ाया जा रहा है कि क्या वो उसके लिए फ़ायदेमंद भी है या नहीं। ये ना हो कि करिकुलम कंटेंट जो है उसके अंदर जस्ट जनरल नॉलेज को ही शामिल कर दिया जाए, और जनरल नॉलेज के अंदर ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसको सिर्फ आप लोग मेमोराइज़ कर सकते हैं और बस मज़ीद उससे कोई कुछ आप लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं वो जस्ट एज इट इज़ रहते हैं और वो कभी भी चेंज नहीं होते। तो उस किस्म की बच्चों को तालीम देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम लोगों ने अपने करिकुलम में ऐसे कॉन्टेंट को शामिल करना है जिसका हम लोगों को फ़ायदा हो, जिससे लोगों को स्किल्स वगैरह मिल सके, ताकि हमारे माशरे की जो नीड्स हैं, हमारी कंट्री की जो नीड्स हैं कि वो इस किस्म के अफराद को पैदा करना चाहते हैं ताकि उस किस्म के अफराद मुल्क में पैदा हो सकें। क्राइटेरियन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब कहता है दिलचस्पी, यानी कि जो करिकुलम कंटेंट शामिल किया जा रहा है वो इस किस्म का हो कि बच्चों के लिए उसमें दिलचस्पी भी हो, उसके अंदर इस किस्म की एक्टिविटीज़ हों कि बच्चे उसमें खेल कूद में भी पार्टिसिपेट कर सकें। लेकिन यहाँ पर हम लोग पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं तो छोटे बच्चे अभी क्लासेस में जाते हैं, छोटी छोटी क्लासेस में भी अभी होते हैं, उनको इतनी मोटी बुक्स दे दी जाती हैं और शुरू दिन से ही उनको पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है वहाँ पर। लेकिन ये कि इस किस्म का काम नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग बाहर के कंट्रीज़ में देखते हैं, यूएसए में देख लें, कनाडा में देख लें, या फिर आप यूके में देख लें, वहाँ पर बच्चे जो है उनके जो टीचर्स होते हैं बच्चों के साथ फ़न एक्टिविटीज़ जो है करते हैं, इसके अलावा उनके साथ खेलते कूदते हैं, बच्चों को इस तरह से उनकी लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं कि बच्चे खुद पसंद करते हैं स्कूल जाना। और यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि बच्चे जो है उनका दिल नहीं करता फिर स्कूल जाने को, छोटे बच्चे रोते हैं स्कूल जाते हुए। तो हम लोगों को स्कूल को इन्वायरमेंट इस किस्म का क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे भी इंटरेस्ट लें स्कूल के अंदर जाने में। नेक्स्ट यहाँ पर क्राइटेरियन ऑफ लर्नेबिलिटी का मतलब कहता है किसी चीज़ को सीखना, यानी कि बच्चे को जो भी करिकुलम कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो उसकी एज के मुताबिक उसकी मेंटल एबिलिटी के लिहाज से होना चाहिए।
जैसे कि अगर मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको एफएससी का जो करिकुलम कंटेंट है वो पढ़ाया जाए तो बच्चे सही से सीख नहीं सकेंगे। उन्हें वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों की सही से समझ नहीं आ सके। किस लिए नहीं आएगी? क्योंकि वो बच्चों की एज के मुताबिक कंटेंट नहीं है। दूसरा ये कि उनकी मेंटल एबिलिटी के लिहाज से भी कंटेंट नहीं है। इसलिए जो करिकुलम कंटेंट है उसको बच्चे की एज के लिहाज से और बच्चे की जो मेंटल एबिलिटी है इसके लिहाज से डिज़ाइन करना चाहिए ताकि बच्चा उसको आसानी के साथ सीख सके। करिकुलम डेवलपर्स कंटेंट की सिलेक्शन के लिए कुछ प्रोसीजर्स को यूज़ करते हैं और ये प्रोसीजर्स कौन कौन से हैं। पहला प्रोसीजर है यहाँ पर जजमेंटल प्रोसीजर। जजमेंटल प्रोसीजर के अंदर जो करिकुलम डेवलपर्स होते हैं वो अपने नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए करिकुलम के जो कंटेंट है उसको जज करते हैं और ये देखते हैं कि क्या वाकई ये करिकुलम का जो कंटेंट है हमारे लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं। सेकंड प्रोसीजर है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? तजर्बा करना। यहाँ पर करिकुलम डेवलपर्स क्या करते हैं? वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक तजर्बा करते हैं। इसके लिए वो सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और फिर रिजल्ट के अंदर बताते हैं कि क्या वाकई ये जो कंटेंट है हमारे लिए अच्छा है या नहीं। इसकी मिसाल जो है कुछ इस तरह से, मिसाल के तौर पर हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अंदर हम लोग बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग क्राइटेरियन ऑफ इंटरेस्ट को इंक्लूड करेंगे। जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जो ग्रामर है वो उनकी बेहतर हो सके, इसके अलावा उनकी वोकैबुलरी बेहतर हो सके। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट क्या है छोटे बच्चों का। तो हमने ये देखा कि जो छोटे बच्चे हैं उनको स्टोरी रीडिंग अच्छी लगती है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टोरी रीडिंग यानी कि कुछ स्टोरीज़ वगैरह जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उन स्टोरीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई बच्चों ने स्टोरी रीडिंग में पार्टिसिपेट किया है या नहीं। और अगर बच्चों ने स्टोरी रीडिंग में पार्टिसिपेट किया है तो उनकी जो ग्रामर है और जो वोकैबुलरी है वो किस हद तक इम्प्रूव हुई है। अगर बच्चों की वाकई ग्रामर और जो उनकी वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव हुई है, इसका मतलब है कि स्टोरी रीडिंग एक बेस्ट मेथड है, एक बेस्ट कंटेंट है जिसके ज़रिए हम लोग स्टूडेंट की वोकैबुलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। थर्ड प्रोसीजर है एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोसीजर है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग कंटेंट की सिलेक्शन कर सकते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर कुछ टेक्निक्स वगैरह को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करते हुए कंटेंट की सिलेक्शन करता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स कौन कौन से इस्तेमाल करता है, जैसे कि ये इंटरव्यूज़ वगैरह को कंडक्ट करता है और डेटा इकट्ठा करता है। इसके अलावा क्वेश्चनर्स यानी कि क्वेश्चन वगैरह को इस्तेमाल करता है। इसके अलावा जो दूसरे लोग होते हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको ऑब्जर्व करते हुए डेटा को इकट्ठा करता है। फोर्थ प्रोसीजर है यहाँ पर कंसेंसुअल प्रोसीजर। कंसेंसुअल प्रोसीजर का क्या मतलब है कि हमारे माशरे के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं और वो अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, तो हम लोग इन लोगों से उनकी एक्सपर्टीज़ के बारे में पूछते हैं, जैसा कि इंजीनियर से, आर्टिस्ट से, टीचर है जो कि अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होता है तो हम लोग टीचर से जो इसकी एक्सपर्टीज़ के बारे में पूछते हैं, उनकी राय वगैरह लेते हैं और उनकी राय से हम लोग कंटेंट की सिलेक्शन करते हैं। इसके अलावा जो रोमाइंस था, जो स्टीफन रोमाइन, उसने प्रोसीजर की क्लासिफिकेशन के लिए भी कुछ तरीक़ेकार बताए हैं कि हम लोग किन जो है तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए कंटेंट की सिलेक्शन कर सकते हैं। पहला है यहाँ पर टेक्स्ट बुक प्रोसीजर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका अगर कोई भी कोर्स कोड है, कोई भी आपका यानी कि कोर्स का कंटेंट है, तो आपके टीचर्स आपको क्या करते हैं, आपके उस सेमेस्टर में के स्टार्ट में ही आपके टीचर्स आपको जो है एक पिक वगैरह सेंड करते हैं। उस पिक के अंदर बताया गया होता है कि आपने अपने इस सेमेस्टर के कोर्स में कौन कौन से कंटेंट स्टडी करने हैं और नीचे लिखा होता है रीडिंग लिस्ट या फिर रीडिंग बुक्स, और बुक्स के अंदर बताया होता है कि कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है। जैसे कि ज़ूलॉजी की अगर बात की जाए तो पहले 4 सेमेस्टर में मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी को पढ़ाया जाता है, तो मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी वहाँ पर मेंशन होती है। इसके अलावा प्रैक्टिकल बुक भी मेंशन होती है कि बच्चे ये वाली प्रैक्टिकल बुक को इस्तेमाल करते हुए इस कंटेंट को कवर कर सकते हैं। तो वो जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो जो करिकुलम डेवलपर्स होते हैं उन्होंने वो वाली डेवलप नहीं की होती। करिकुलम डेवलपर्स क्या करते हैं, वो सबसे पहले एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको डिफाइन करते हैं, उसके बाद वो बताते हैं कि कौन से कंटेंट की सिलेक्शन करनी है और इसके लिए वो बुक्स अलग से बनाते हैं और उसके अंदर हर एक कंटेंट को उन्होंने शामिल किया होता है। लेकिन बाज़ का ये होता है कि कुछ चीज़ें वगैरह मिस हो जाती हैं, तो यहाँ पर जो करिकुलम डेवलपर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर कोई बंदा है काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट, उसने एक किताब लिखी है बहुत अच्छी लिखी है, जैसे कि मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी अगर हम लोग देखें BA ज़ूलॉजी के स्टूडेंट के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने सभी फाइलम्स दिए हैं काफ़ी डिटेल के साथ। वहाँ पर एवोल्यूशन के भी टॉपिक्स हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के भी टॉपिक्स हैं। इसके अलावा वहाँ पर देखा जाए तो नर्वस एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में भी है, फिजियोलॉजी के यानी कि कुछ टॉपिक्स वगैरह भी है। इसके अलावा हार्मोन्स के रिलेटेड भी है। तो मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ये उसको कवर करती है ये वाली बुक्स। तो अगर देखा जाए HEC ने इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक डेवलप नहीं की, बल्कि उन्होंने किसी एक अंग्रेज़ की लगवा दी है कि मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी को आपने इस्तेमाल करना है और उसी को इस्तेमाल करते हुए अपने कंटेंट को कवर करना है। यानी कि टेक्स्ट बुक प्रोसीजर का ये मतलब है कि टीचर आपको बता देता है आपके सेमेस्टर में कि मैं आपको जो है फ़लाँ टॉपिक पढ़ा दूंगा और आपने इसकी तैयारी कौन सी बुक से करनी है। वो इस तरह कुछ लोगों की बुक्स वगैरह लगवा देते हैं कि आप फ़लाँ की बुक को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये कि उस सेमेस्टर के लिए कोई ख़ास बुक डेवलप नहीं की गई होती, बस ये कि दूसरे लोगों की बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं।
सर्वे ऑफ ओपिनियन प्रोसीजर। यहाँ पर सर्वे ऑफ ओपिनियन प्रोसीजर के अंदर देखा जाए तो एक सर्वे कंडक्ट किया जाता है। इसके अंदर कुछ लोगों की राय ली जाती है, उनका ओपिनियन लिया जाता है। किन लोगों की राय ली जाती है? जैसे कि टीचर्स वगैरह की, स्कॉलर्स वगैरह की, जो कि अपने फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं, उन लोगों की राय ली जाती है और उनकी राय से ही कंटेंट की सिलेक्शन की जाती है। स्टडी ऑफ एरर्स प्रोसीजर। स्टडी ऑफ एरर प्रोसीजर के अंदर जैसे कि एक टीचर होता है, वो देखता है कि क्लास के अंदर अगर उसने मैथ पढ़ाया बच्चों को, वो देखता है कि मैथ के अंदर बच्चों की मोस्ट कॉमनली मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं और बच्चों को किस चीज़ की ज़्यादा समझ नहीं आती। यानी कि वो एरर्स को स्टडी करता है, वो देखता है कि बच्चों की कौन कौन सी गलतियां हैं, उन गलतियों को वो मद्देनज़र रखते हुए इसके अलावा ये देखता है कि बच्चों की कौन सी वीकनेस है, कौन सी कमज़ोरियाँ हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। वो बच्चों की जो एरर्स हैं और उनकी जो वीकनेस होते हैं उसको इस्तेमाल करते हुए वो कंटेंट की सिलेक्शन करते हैं कि बच्चों की फ़लाँ टॉपिक के ऊपर ग्रिप नहीं है, तो हमने जो कंटेंट बनाना है उसके अंदर यही चीज़ों को इंक्लूड करना है ताकि बच्चों की ये वाले जो कंसेप्ट है वो इनके स्ट्रॉन्ग हो सकें। स्टडी ऑफ अदर करिकुलर प्रोसीजर। अक्सर ये देखा गया कि कुछ टीचर्स जो होते हैं वो दूसरे स्कूल्स का विजिट वगैरह करते हैं और देखते हैं कि उनको कौन सा करिकुलम पढ़ाया जा रहा है और टीचर कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हुए अपनी क्लास को पढ़ा रहा है। तो टीचर्स ये सोचता है कि मेरी क्लास को मेरे मेथड से तो समझ नहीं आती, तो चलो मैं किसी दूसरे टीचर के मेथड को ही इस्तेमाल कर लूँ और उसी से ही बच्चों को पढ़ाऊँ। तो ये भी एक इफेक्टिव मेथड होता है। एनालिसिस ऑफ अडल्ट एक्टिविटीज़ प्रोसीजर। एनालिसिस ऑफ अडल्ट एक्टिविटीज़ प्रोसीजर, इसका क्या मतलब है कि जो अडल्ट होते हैं यानी कि जो हमारी यंग जनरेशन है, हम लोग देखते हैं कि इनकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, वो किस किस्म की सरगर्मियों में पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं। तो हम लोग उन सरगर्मियों वगैरह को इस्तेमाल करते हुए ये देखते हैं कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो कौन सी सरगर्मियों में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि क्रिकेट में करते हैं, कबड्डी में करते हैं, फुटबॉल में करते हैं, वॉलीबॉल में करते हैं, या उनके इंटरेस्ट क्या है। उनके उस इंटरेस्ट को इस्तेमाल करते हुए ही हम लोग उनका जो करिकुलम का कंटेंट है उसके अंदर उन्हीं एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करते हैं कि बच्चे ये वाली एक्टिविटीज़ अपनी क्लास में परफॉर्म करेंगे या फिर ये वाली को करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी जो कि वो अपने स्कूल वगैरह के अंदर परफॉर्म करेंगे। Principles of curriculum organization, criteria for effective curriculum organization। करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को किसी तरतीब के साथ आप लोग अरेंज करते हैं, इसे कहते हैं करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे कि हमने पिछले स्टेप के अंदर करिकुलम के कंटेंट को सिलेक्ट कर लिया था, यानी कि उसकी सिलेक्शन कर ली थी। सिलेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर हम लोग करिकुलम के कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। करिकुलम के कंटेंट को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। पहला क्राइटेरिया है कंटिन्यूटी, दूसरा है सीक्वेंस, तीसरा है इंटीग्रेशन। कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है? मसलसल यानी कि जारी रहने वाली कोई चीज़। कंटिन्यूटी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका क्या मतलब है, यानी कि जैसे कि हमने देखा है कि अक्सर स्टूडेंट के अगर जैसे कि एफएससी के स्टूडेंट हो, टीचर उनसे पूछे कि आपने एंजाइम का टॉपिक क्या पहले कभी पढ़ा है, तो स्टूडेंट कहेंगे कि जी हमने मैट्रिक में पढ़ा था। यानी कि वो एक टॉपिक कंटिन्यूसली चला आ रहा है। फिर आगे बच्चे जब बीएस में जाएंगे तो बीएस के अंदर भी वो एंजाइम के टॉपिक को पढ़ लेंगे। यानी कि एक टॉपिक जो है उसको करिकुलम के अंदर जब इंक्लूड किया जाता है तो उसको कंटिन्यूसली जारी रखा जाता है उसके अंदर। यानी कि जैसे कि अगर एक लेवल के ऊपर रखा है मैट्रिक के अंदर, फिर एफएससी लेवल पर रिपीट हो रहा है, इसके बाद वो बीएस लेवल के ऊपर भी रिपीट हो रहा है। इनके करिकुलम के जो कंटेंट होते हैं उसके अंदर रेपिटेशन होती है। दूसरा यहाँ पर है सीक्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि एक तरतीब के साथ, जैसे पहले सिंपलर टॉपिक रखें, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता से कॉम्प्लेक्स टॉपिक आते रहें और फिर वो इस तरह से आपस में लगे कि जैसे सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। तीसरा है यहाँ पर इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? यूनिटी। यानी कि एक बुक को अगर आप लोग देख लें उसके अंदर जितने भी टॉपिक होते हैं वो एक सीक्वेंस के साथ होते हैं। फिर दूसरा ये कि उनके दरमियान एक यूनिटी होती है। जैसे कि अगर ज़ूलॉजी की कोई बुक हो तो हम लोगों को उसको पढ़ के पता चलेगा कि वाकई सारे टॉपिक जो है वो ज़ूलॉजी के रिलेटेड है और वाकई इनके दरमियान एक इंटीग्रेशन है, एक यूनिटी कायम है इस टॉपिक के अंदर। जैसे कि अगर केमिस्ट्री की हम लोग कोई बुक ले लें, मिसाल के तौर पर अगर वो एनालिटिकल केमिस्ट्री है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर सारे के सारे टॉपिक एनालिटिकल केमिस्ट्री के रिलेटेड ही होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर कोई फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स वगैरह इंक्लूड कर दिए जाए। तो इंटीग्रेशन का ये मतलब है कि किसी भी बुक के अंदर जितने भी टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है उन सबके दरमियान इंटीग्रेशन होती है, एक यूनिटी कायम होती है। इस तरह जब किसी करिकुलम को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनके दरमियान इंटीग्रेशन होनी ज़रूरी होती है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब स्कूल फॉर स्टडीज़।